नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुपेश कुमार एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आपका फाइनेंशियल डॉक्टर के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जानकारी देना है ताकि आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूँ। एसबीआई क्वांट फंड ये एक नया एनएफओ है जो एसबीआई ने 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया है और 18 दिसंबर 2024 को यह एंड हो जाएगा। मैं आज इस फंड के रिव्यू को लेकर आया हूं और मैं इसमें बताऊंगा क्वांट फंड होता क्या है, यह फंड आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। आगे चलने से पहले दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह प्रेजेंटेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है और साथ में एक डिस्क्लेमर होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो चलते हैं आगे की स्लाइड में। दोस्तों, अब हम समझते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग क्या होता है। जब हम फैक्टर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग को समझ जाएंगे उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्वांट क्या होता है, क्वांट फंड क्या होता है। तो मैं फैक्टर इन्वेस्टिंग को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टिंग स्टाइल में हमारा एक डिसीजन फैक्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कौन से फंड को लें और कौन से फंड को हम परचेज करें और कब परचेज करें और कब सेल करें। तो फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होता है वो रूल बेस होता है, अर्थात कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। उस रूल के बेसिस पे फैक्टर इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर परचेज या सेल करता है स्टॉक को। इसमें फंड मैनेजर का इमोशन जो है एलिमिनेट होता है, अर्थात फंड मैनेजर का कोई भी इमोशन नहीं होता है। जबकि ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के अंदर इमोशन ड्राइवन होता है और वो जब फंड पिक करता है या चूज करता है तो उसका उन फंड मैनेजर का अपना आउटलुक होता है। जैसे कि मान के चलो कि कोई फंड मैनेजर का बहुत इंटरेस्ट है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, तो मे भी हो सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हों और वो फंड मैनेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज़्यादा पिक करता हो। तो डिसीजन मेकिंग जो होता है फैक्टर फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर रूल बेस होता है। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो डाइवर्सिफिकेशन में जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग होती है उसके अंदर डाइवर्सिफाई बाई सेक्टर किया जाता है, यानी वो कुछ बाई सेक्टर पे परचेज करेगा, कुछ रीजन्स पे परचेज करेगा, कोई थीम बेस पे परचेज करेगा, कोई एसेट क्लास पे परचेज करेगा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है, उस स्टाइल के रूल पे वो इन्वेस्ट करता है। जैसे एक स्टाइल है वैल्यू वैल्यू स्टाइल है, एक आपका ग्रोथ स्टाइल है, एक आपका क्वालिटी स्टाइल है, एक आपका मोमेंटम स्टाइल है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में इन्वेस्ट करता है। अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की बात। तो रिस्क मैनेजमेंट में जो रीबैलेंसिंग है पोर्टफोलियो का, वो पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग फंड मैनेजर एक पीरियोडिक करता है, कुछ समय के अंतराल में करता है। जबकि एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग के अंदर रीबैलेंसिंग जो है फंड मैनेजर अपने व्यू के अकॉर्डिंग करता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा भी एक फंड होना चाहिए जिसमें डिसीजन मेकिंग फैक्टर इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग हो। तो चलते हैं अगला अगली स्लाइड को समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि हमारा जो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर, जैसे वैल्यू स्टॉक स्टाइल, दूसरा ग्रोथ स्टॉक स्टाइल, क्वालिटी स्टॉक स्टाइल, मोमेंटम स्ट्रेटजी स्टाइल। ये स्ट्रेटजी होते क्या है? वैल्यू स्टॉक स्ट्रेटजी क्या होता है? इसमें हम उन स्टॉकों को लेते हैं जो कंपनियां अंडर वैल्यूड होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका पी रेशो कम होता है। ऐसा आइडल पी रेशो जो होता है वो 13 से 18 होता है, और अगर किसी का पी रेशो 10 से नीचे आता है तो हम ये कहते हैं कि वैल्यू स्टॉक है। मैं इसे सिंपल एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। वैल्यू स्टॉक में क्या होता है, कंपनी लार्ज होती है लेकिन किसी रीजन की वजह से, हो सकता है नेगेटिव कोई न्यूज आ गई उस कंपनी के लिए, हो सकता है उसका कोई प्रोडक्ट रिकॉल हो गया है जिसकी वजह से लोगों ने उसको
ये समझ लिया कि अब ये कंपनी नहीं चल रही है, तो उस केस में फंड मैनेजर ये मान के चलता है कि आज उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी, मान के चीजिए 250 रुपये, लेकिन आज उसकी वैल्यू है अंडर वैल्यूड है और वो आ रही है 150 रुपये में। और मे भी हो सकता है वो टेम्परेरी है, गलत न्यूज आई है, और गलत न्यूज कुछ दिनों में भूल जाएंगे लोग, बाद में दोबारा उसके पास आ जाएंगे, भीड़ फिर दोबारा आ जाएगी, तो अभी भीड़ नहीं है तो मैं खरीद लेता हूँ। तो भीड़ से थोड़ा अलग हटके फंड मैनेजर इसको परचेज करता है। तो ये वैल्यू स्टॉक होते हैं। वैल्यू स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क भी होता है, वो मैं आगे समझाऊंगा, डाटा के चक्कर में डाटा के साथ भी समझाऊंगा। जो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने जो स्लाइड दी बनाई है अपनी प्रेजेंटेशन में, उसके थ्रू भी बताने की कोशिश करूंगा। तो वैल्यू स्टॉक होती है। ग्रोथ स्टॉक क्या होती है? ग्रोथ स्टॉक वो स्टॉक होती है जो कंपनियां ग्रो कर रही होती है, उनके पास फ्यूचर की डिमांड होती है, उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके पास एक्सपेंशन, प्लांट एक्सपेंशन, फैक्ट्री एक्सपेंशन करने की कैपेसिटी होती है, तो उन कंपनियों को ग्रोथ कंपनियां कहते हैं। तो ग्रोथ और वैल्यू में फर्क क्या होता है? दोनों ही बड़ी अच्छी कंपनियां होती हैं, लेकिन वैल्यू स्टॉक में किसी रीजन की वजह से, किसी पॉलिसी की वजह से लोग उसको लोग उसको अंडर वैल्यूड कर लेते हैं और उसको परचेज नहीं करते, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू नीचे आ जाती है। भीड़ उसको नहीं चाहती है, लेकिन जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो समझते हैं कि ये कुछ समय के लिए, तो वो अंडर वैल्यूड पे उसको परचेज करते हैं और बाद में उसको प्रॉफिट उसमें ज़्यादा मिलता है। रिस्क होता है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। एक अदानी के केस में आपने देखा था कि एक न्यूज आ गई थी, न्यूज आने की वजह से अदानी का शेयर्स बहुत नीचे गिरने लग गया था, लोग उसको बेच के जा रहे थे। लेकिन कुछ फंड हाउस में भी जिन्होंने थीम रखा हो आपका फैक्टर इन्वेस्टिंग के थ्रू, उन्होंने ये सोचा होगा कि यार अदानी कंपनी डूब थोड़ी जाएगी, कुछ दिनों में ये न्यूज खत्म हो जाएगी, अदानी कंपनी फिर ऊपर की तरफ जाएगी, आज हम बाय कर लेते हैं, तो वो बाय कर लेते हैं। तो ऐसे स्टॉक को वैल्यू स्टॉक कहते हैं। और ग्रोथ स्टॉक में क्या होता है कि उसकी कोई निगेटिव स्टोरी नहीं होती, निगेटिव न्यूज नहीं होता है, और उसके पास ऑलरेडी स्टॉक, ऑलरेडी ऑर्डर होते हैं, ऑलरेडी उनका प्लान जो होता है, प्रोजेक्ट जो होता है एक्सपेंशन की तरफ होता है, ग्रोथ की तरफ होता है। तो क्या अगर हम ये कहें कि वैल्यू स्टॉक ज़्यादा रिस्की है या ग्रोथ स्टॉक, तो हम ये कहेंगे कि वैल्यू स्टॉक ज़्यादा रिस्की है ग्रोथ स्टॉक के मुकाबले। क्वालिटी स्टॉक क्या होती है? क्वालिटी स्टॉक के अंदर हम ये देखते हैं कि उसका बैलेंस शीट कैसा है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका डेट रेशो कैसा है, यानी उसमें उधारी ज़्यादा है या नहीं है, कितनी लाइबिलिटीज है, ज़्यादा लाइबिलिटीज तो नहीं है उसके पास, लाइबिलिटी डेट रेशो, आइडल डेट रेशो है या नहीं है। हाँ, हम ये देखते हैं कि उसकी मैनेजमेंट अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है, तो हम उस पर क्वालिटी देखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ क्वालिटी स्टॉक के अंदर रिस्क कम होता है तो रिटर्न्स भी वैसे ही मिलेगा। अब हम आते हैं मोमेंटम स्ट्रेटजी पे। ये वैल्यू स्टॉक था, ये ग्रोथ स्टॉक था, ये क्वालिटी स्टॉक था। अब मोमेंटम, मोमेंटम में क्या होता है, एक जो ये थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। फंड मैनेजर ये चेक करता है मोमेंटम क्या है। अगर वो बढ़ रहा है मोमेंटम, और फंड मैनेजर को लगता है कुछ रूल के अकॉर्डिंग, जैसे आप टेक्निकल, इसमें टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा करते हैं फंड मैनेजर, और रूल के अकॉर्डिंग उसको लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों और ये रेट बढ़ेगा, तो वो बाय कर लेते हैं। और ऐसे ही अगर उनको लगता है कि आने वाले दिनों में अभी सेल करने की टाइम आ गया है, कि अभी बढ़ेगा नहीं, अब नीचे गिरने की तरफ आएगा, तो वो सेल कर देते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका मूविंग एवरेज मेथड होता है, वॉरिंगल मेथड होता है, साथ में सपोर्ट एनालिसिस होता है, बहुत सारे एनालिसिस उसको एनालाइज करके इसमें देखते हैं। तो आपने शायद ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल समझ लिया, और यही चारों स्टाइल जो ये, तो अभी आपने समझा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, ग्रोथ क्या है, मोमेंटम क्या है, क्वालिटी क्या है। तो मैं अब वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम के बीच में ये एक डिफरेंस है जो मैंने आप लोगों को बताया है। रिस्क कितना है, ओरिजिन क्या होना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी वेरी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्राइस मूवमेंट के लिए होता है, जनरली वेरी शॉर्ट टर्म बट समटाइम लॉन्ग टर्म भी हो सकता है।
तो ये आपको मैंने बताया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फैक्टर परफॉर्म कैसे करा है। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास चार जो स्टाइल है, मोमेंटम स्टाइल है, ग्रोथ है, क्वालिटी है, वैल्यू है। तो ये 2011 से डाटा है 2023 तक का, जो अलग अलग रिसर्च हाउस की तरह से ये जो SBI FML रिसर्च डाटा जनवरी 2011 से दिसंबर 2023 से लिया गया है। ये SBI म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंटेशन का डाटा है। ये इसमें ये दिखाया गया है कि 2011 में मोमेंटम फंड जितने भी थे वो रैंक 1 में थे, रैंक 2 में क्वालिटी फंड थे, रैंक 3 में ग्रोथ फंड थे, रैंक 4 में वैल्यू फंड थे। लेकिन 2012 में ग्रोथ फंड आगे परफॉर्म कर रहा था, वैल्यू उसके बाद, क्वालिटी उसके बाद, मोमेंटम बिल्कुल एंड में हो गया। 2013 में फिर क्वालिटी ऊपर आ गया, ग्रोथ नीचे आ गया, ऐसे ही चेंज। 2023 में ग्रोथ फंड अभी ऊपर चल रहा है, वैल्यू थोड़ा डाउन है, क्वालिटी उससे डाउन है, और मोमेंटम बिल्कुल डाउन है। यानी अभी अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अगर हम परचेज सेल करते हैं यानी शॉर्ट टर्म के लिए, तो हमें लॉस हो सकता है, जैसे आप समझ ही रहे होंगे मार्केट कंडीशन को देख के। अभी ग्रोथ एनालिसिस पे हमारे जितने भी ग्रोथ फंड है वो सारे डेवलप कर रहे हैं, वो सारे बढ़ रहे हैं, अभी ग्रोथ फंड अच्छे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक साइकिल होता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रोथ फंड ही आगे जाएगा, हमेशा क्वालिटी फंड ही आगे जाएगा, हमेशा वैल्यू फंड ही आगे जाएगा, या हमेशा मोमेंटम ही आगे जाएगा। तो जो SBI का क्वांटम फंड है उसके अंदर ये मिक्सिंग है, यानी वो ये तीनों स्टाइल को लेके चल रहे हैं। मोमेंटम को लेके भी चलेंगे, वैल्यू को भी लेके चलेंगे, क्वालिटी को भी लेके चलेंगे, ग्रोथ को भी लेके चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शायद ये आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक फंड हो तो शायद आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाई की तरफ रहेगा। अब हम बात करते हैं रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल के लिए। अगर ये भी डाटा आपका जो है, अगर हम देखते हैं 2005 से 2024 तक का BSE जो 200 इंडिका है, इंडेक्स है, उस इंडेक्स का के अकॉर्डिंग है कि अगर मैं ये पहली स्लाइड अगर आप देख रहे होंगे तो ये मोमेंटम जो है 21.4% है। वैल्यू में जो वह है 27.2% आया है। ये वॉलेटिलिटी है, मतलब कितना उतर रहा है कितना चढ़ रहा है। तो देखा गया कि मोमेंटम में 21% का उतार चढ़ाव है, जबकि वैल्यू के अंदर 27% का है, क्वालिटी में 19.2 का है, ग्रोथ में 22.8 का है, और BSE 200 में 22% का है। यानी BSE 200 के अंदर ही ये टोटल BSE 200 का डाटा है। और BSE 200 में जो मोमेंटम फंड है उनका जो वोलेटाइल है, जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो रिस्क फैक्टर है, वो इतना है। इसी BSE के अंदर जो वैल्यू स्टॉक है उनका रिस्क फैक्टर इतना है, क्वालिटी का इतना है 19.2 है, ग्रोथ का 22.8% है। तो कहने का मतलब यह है कि मोमेंटम से ज्यादा रिस्क वैल्यू में है, क्वालिटी में रिस्क कम है, ग्रोथ में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। BSE का तो मैं ये ओवरऑल सबका ही है तो ये बराबर में चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी में रिस्क सबसे कम है। तो देखना यहाँ दूसरी स्लाइड जो बता रहा है कि मोमेंटम में 75% का रिटर्न है, वैल्यू में 210% का रिटर्न है, क्वालिटी में 42% का रिटर्न है, ग्रोथ में 131% का रिटर्न है। तो देखो मोमेंटम में रिस्क है तो रिटर्न 75% है। मोमेंटम में रिस्क कम है वैल्यू से, तो जो रिटर्न भी है 75 से 210% गया हुआ है आपका वैल्यू के अंदर। इसी क्वालिटी में रिस्क सबसे कम है तो क्वालिटी में रिटर्न भी सबसे कम है, और ग्रोथ में रिस्क है तो ग्रोथ में रिटर्न भी उतना ही है। तो देखना यहाँ पे वैल्यू में सबसे ज्यादा रिटर्न आया है। जैसा आपने देखा हो ना कि इसके केस में आपका अदानी के केस में आपने देखा कि रेट कहाँ नीचे गिर गया, जिसने वहां इन्वेस्ट किया होगा आज कहाँ भी पहुंचेगा वो। तो वही चीज है कि वैल्यू के अंदर रिस्क है तो रिटर्न भी ज्यादा है। तो एक कंपेयर ये था। दूसरा कंपेयर SBI म्यूचुअल फंड अपना ये जो क्वांटम फंड है वो कैसे डिसाइड करेगा। तो पहले SBI म्यूचुअल फंड जो
पिक करेगा फंड, वो टॉप BSE 200 से करेगा। BSE 200 में करंटली टॉप 20 कंपनियां होती हैं उस ऐप में, वो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स हो गया। उसमें से वो अपने कुछ रैंकिंग करेगा, मोमेंटम के थ्रू, वैल्यू के थ्रू, क्वालिटी के थ्रू, ग्रोथ के थ्रू, एक पैरामीटर बनाएगा, एक मॉडल बनाएगा, डायनेमिक एलोकेशन मॉडल होगा इन चारों फैक्टर को लेके। फिर उसके बाद वो स्टॉक की रैंकिंग करेगा, रैंकिंग करने के बाद पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करेगा, और जो अच्छे फंड होंगे वो फिर क्वांट पोर्टफोलियो के अंदर आएंगे। तो ये एक तरीके का इनका मॉडल है, किस तरीके से ये पिक करेंगे। तो इसमें बेस बहुत अच्छी चीज क्या है कि ये सबसे पहले कुछ पैरामीटर ड्राइव करेंगे, कुछ पैरामीटर बनाएंगे। वो बेस होगा मोमेंटम स्टाइल के, वो बेस होगा वैल्यू स्टाइल के, वो बेस होगा क्वालिटी स्टाइल पे, वो बेस होगा ग्रोथ स्टाइल पे। फिर उस पैरामीटर से उन 200 कंपनी को चूज करेंगे और उसमें रैंकिंग देंगे। उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो फिर उसको डालेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर। अब एक और चीज है कि परफॉर्मेंस देखा गया है। ये परफॉर्मेंस पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, क्योंकि एसबीआई का ये एसबीआई का जो क्वांटम फंड है ये तो अभी आया है, लेकिन पास्ट डाटा के अकॉर्डिंग अगर एसबीआई पहले ये फंड लेके आता, या किसी अगर क्वांटम में ऐसा हुआ होता, तो 3 साल में बीएससी जो रिटर्न देता, क्योंकि बीएससी के ही फंड है, इसके अंदर बीएससी 200 के फंड है, तो बीएससी पिछले 3 सालों में अगर रिटर्न देता 14.9 का, तो अगर ये क्वांटम बना होता और एसबीआई ने ये देता कि पिछले डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैंने ऐसा किया होता तो वो 22.3% का रिटर्न देता। इसी से 5 सालों के लिए बीएससी 200 जो है, जैसे कई लोग कहते हैं ना मैं इंडेक्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो इंडेक्स अगर वो बीएससी 200 में इन्वेस्ट करता तो 19% का रिटर्न होता। लेकिन अगर एसबीआई ने 5 साल पहले ये क्वांटम फंड लाया होता, तो इसी फंड में से वो पिक करके अगर ऐसा करता तो 22.2% का रिटर्न देता। 10 सालों में अगर किसी ने बीएससी 200 में इन्वेस्ट किया होता तो 14.2% का रिटर्न होता। लेकिन अगर यही 10 साल पहले एसबीआई क्वांटम फंड लाया होता तो उसी डाटा को उन्होंने पास्ट टेस्टिंग करी और देखा कि भाई मैं तो 18.9% लेके आता। ऐसे ही ये है। और जब से बीएससी 200 बना है उसी समय अगर क्वांटम फंड लेके आता तो बीएससी देता अपने जब बीएससी 200 स्टार्ट हुआ था तब से अब तक 15.6% का रिटर्न है, 15.6% का रिटर्न है। लेकिन अगर क्वांटम फंड भी उस टाइम लेके आता एसबीआई और अगर करता तो ये 22.2% का रिटर्न होता। तो यहां देख रहे हो क्वांटम फंड में रिटर्न कितना है, रिस्क भी है तो रिटर्न भी है। और ये रिस्क अगर आप टाइम देंगे तो आपको पहले बताया कि अगर आप टाइम पीरियड देंगे तो रिस्क ऑलरेडी मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, ये एक ड्रॉ डाउन एनालिसिस भी किया गया है। अगर ये जो आपकी जो नीली लाइन है, जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपको शो कर रहा है अगर एसबीआई ने अपना क्वांटम फंड निकाला होता और मार्केट डाउन जा रही है, उस वक्त में एसबीआई का क्वांटम फंड कम गिर रहा था बशर्ते बीएससी 200 ज्यादा गिर रहा था। तो ये देख लो कि मतलब कई लोग कहते हैं ना मैं तो इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करूंगा, तो इंडेक्स फंड में जरूरी नहीं है इंडेक्स फंड आपका बहुत आइडल हो, क्योंकि वहां इंडेक्स फंड के अंदर कोई मैनेज नहीं कर रहा है। यहाँ आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है, और यहाँ पोर्टफोलियो मैनेज भी हो रहा है और इमोशन बायस को एलिमिनेट भी किया जा रहा है। फंडामेंटल रूल्स, टेक्निकल एनालिसिस, कुछ पैरामीटर, कुछ स्टाइल, उन सभी का यूज करके आपके फंड को बढ़ाने की एसबीआई कोशिश करेगा आगे। तो मैं अगला ये बात करता हूँ एसबीआई क्वांट फंड जो है, इसके फैक्ट की बात करता हूँ। तो स्कीम का नाम है एसबीआई क्वांट फंड। ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, फ्लोइंग क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग थीम पे इन्वेस्ट करेगा। एनएफओ 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च हो चुका है, 18 दिसंबर 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। इसका जो बेंचमार्क है वो बीएससी 200 टीआरआई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है, 55,000 है।
और मल्टीपल 1 रुपीज का ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। और फंड मैनेजर सुकन्या घोष है, मिस सुकन्या घोष और मिस्टर प्रदीप कसवान है। और इसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों है। एग्जिट लोड जो है इसके अंदर शुरू के 6 मंथ तक, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 महीने तक 0.50% है। अगर उसके बाद विड्रॉल अगर करते हैं आफ्टर 6 मंथ तो नो एग्जिट लोड ऑफ डेट अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट से के 6 महीने बाद अगर आप विड्रॉल करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। एडिशनल परचेज 1000 का आप मल्टीपल में कर सकते हैं इसके अंदर। आगे हम चलते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। इसमें हमारी और म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। तो स्कीम्स वगैरह को, इसके डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली देख के आप मैं एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और एनजे का पार्टनर हूँ। तो आप मेरे ई वेल्थ अकाउंट के थ्रू भी इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद हर इंसान के पोर्टफोलियो में इस टाइप का भी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपके फंड को डाइवर्सिफाई करता है कुछ रूल बेस के ऊपर। और सच में देखना कि कुछ सालों के बाद जब आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो की जान ही कुछ अलग होगी। और आप जब भी ये इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा सा अपने रिस्क को देखते हुए और इस डॉक्यूमेंट को, इसके रूल्स स्कीम्स जो हैं डॉक्यूमेंट के जो स्कीम्स है उसको केयरफुली पढ़ते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप नए हैं, जो मेरे इन्वेस्टर नहीं है, तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ नीचे। उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे पास अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपका ये कीमती टाइम आपको देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टेड।